नमस्कार हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो अपनी फर्स्ट बुक है अंतरा बुक के साथियों पद्य और गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टरों के साथियों महत्वपूर्ण MCQs के क्वेश्चन है वो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले साथियों आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी साथी इस वीडियो को 100% पूरा देख लेते हैं तो साथियों आपके आने वाले 5 अप्रैल के हिंदी साहित्य के पेपर के अंदर आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन वो आपको इजीली इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा है वो आपको एग्जाम के अंदर देख के जाना है। क्वेश्चन साथियों यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें साथियों, और वीडियो को साथियों क्या करना आप सभी को लाइक करना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सभी के क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला आप सभी को पता है अपना चैप्टर आता है अंतरा बुक का पद्य खंड का जयशंकर प्रसाद, और साथियों इसके द्वारा रचित अपने सिलेबस के अंदर 2 कविता दी गई है। पहली कविता अपनी देवसेना का गीत और दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आप सभी के समक्ष क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि देवसेना का गीत है ये प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। बहुत बार साथियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को भी मिला है। तो बिल्कुल साथियों देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। ये क्वेश्चन साथियों कई बार वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिला है, MCQs के अंदर भी आया हुआ है। तो साथियों इसको नाम याद रखने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है, वो आप सभी देख लें। आप सभी को देश नाम ध्यान में रखना है। देश से हो जाएगा साथियों देवसेना का गीत और सै से हो जाएगा स्कंदगुप्त। इस प्रकार से अगर आप सभी ये नाम ध्यान में रखते हैं तो कभी इस क्वेश्चन को गलत है वो नहीं करोगी। आगे बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है साथियों कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया है साथियों चंद्रगुप्त से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो इसको नाम को ध्यान में रखना साथियों कांच नाम को। ठीक है, इसके लिए क्या नाम ध्यान में रखोगे, कांच नाम। का से हो जाएगा साथियों कार्नेलिया का गीत और चय से हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, देखो कई बार हम क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कंदगुप्त आएगा या चंद्रगुप्त आएगा, इसीलिए साथियों ये नाम ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूज में नहीं होगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म होता साथियों 1889 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। कहाँ पर होता है साथियों, काशी के अंदर होता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो आप सभी को पता होगा अपने सिलेबस के अंदर एक साहित्यिक परिचय भी आने वाला है। उसको चाहो तो आप जीवन परिचय बोल दो या साहित्यिक परिचय बोल दो, एक ही बात है। अब आप सभी को देखो मैं जीवन परिचय भी करा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म साथियों होता है 1889 के अंदर। कहाँ पर होता है, काशी के अंदर होता है। बात करें साथियों इसकी रचना की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी तो आप सभी को पता है। एक तो हो जाएगा आंसू, क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। एक साथी हो जाएगा लहर। ठीक है, लहर हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों तितली, क्या हो जाएगा, तितली हो जाएगा साथियों, तितली। एक क्या हो जाएगा साथियों, आकाशदीप, आकाशदीप। ये ध्यान में रखना आप सभी को। एक हो जाएगा साथियों झरना, झरना। ये नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है। जन्म तो साथियों हो गया 1889 के अंदर, इनकी मृत्यु होती है 1937 के अंदर। ठीक है, 1937 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। और ये किस प्रकार के कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं कवि जयशंकर प्रसाद। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो अधूरा है, यानी कि पूरा है वो नहीं हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इरावती आप सभी को करना होगा। आगे बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी। तो वो पाना चाहती थी साथियों स्कंदगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की क्या कहता है कि कार्नेलिया किसकी बेटी थी। तो वो हो जाएगी साथियों सेल्यूकस की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल कौन सा है। तो वो हो जाएगा काशी, अभी अभी बताया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस पंक्ति में मधुमेह देश है वो किसे कहा गया है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेलिया का गीत से एक क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। यहाँ पर आप सभी को राइट जवाब बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों 9वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब करेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्धरात्रि में गाया जाने वाले गीत को क्या बोला जाता है, विहाग वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे।
चलिए साथियों अगले चैप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो साथियों ये देखो अपना अगला चैप्टर होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, और आप सभी को पता है इसकी साथियों अपने सिलेबस के अंदर एक रचना दी गई है जिसका नाम होने वाला साथियों सरोज स्मृति। क्या नाम होने वाला है? सरोज स्मृति साथियों अपने सिलेबस के अंदर इसकी रचना है वो दी गई है। चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम था, तो क्या नाम था साथियों? सूर्य कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरोज स्मृति कविता केंद्रित है, तो बिल्कुल साथियों सरोज स्मृति कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री साथियों दिवंगत पुत्री के ऊपर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। तो वो हो जाएगा साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। इसके बाद देखो साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निराला रचनावली ठीक है कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब आप सभी को करना होगा, 8 खंडों में प्रकाशित हुई है निराला रचनावली। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, देखो क्या कहता है कि निराला का जन्म कब होता है? तो वो होता है साथियों कब होता है? वो होता है 1899 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, पांचवे का। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर होता है, बंगाल के अंदर होता है साथियों, ठीक है, बंगाल के साथियों मेदिनीपुर जिले के अंदर महिसादल गांव के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? महिसादल गांव के अंदर होता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी साथियों? बात करें इनकी रचनाएं की तो वो हो जाएगी नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते हो जाएगा। एक हो जाएगा साथियों इनकी रचना गीतिका, और गीतिका साथियों आप सभी को ये भी पता छंद भी है अपना। एक हो जाएगा साथियों बेल्ला, एक हो जाएगा बेल्ला, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद हो जाएगा साथियों एक अणिमा, अणिमा। इसके बाद बात करें साथियों अगली हो जाएगी कुकुरमुता, एक हो जाएगी अनामिका। तो ये आप सभी को इनकी रचना है वो ध्यान में रखनी है 4-5। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, ठीक है, मृत्यु होती है साथियों 1961 के अंदर, ठीक है। जन्म कब होता है? 1899 के अंदर, और मृत्यु हो जाती है 1961 के अंदर, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, देखो क्या कहता है कि निराला की पुत्री का क्या नाम था? तो वो नाम था साथियों सरोज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जूही की कली कविता है वो कब प्रकाशित हुई? तो वो होती है साथियों 1916 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। चलिए साथियों देखते हैं अगले तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो साथियों अपना तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अगे के द्वारा लिखित। अपने सिलेबस के अंदर साथियों 2 कविताएं दी गई है, पहली हो जाएगी यह दीप अकेला, और दूसरी हो जाएगी साथियों मैंने देखा एक बूंद। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब वो डालते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संबंध है वो अगे से नहीं है? चलिए साथियों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि हंस का संबंध है वो अगे जी से नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत है वो किसने की थी? तो वो की थी साथियों अगे जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि यह दीप अकेला कविता में दीप है वो किसका प्रतीक है? एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये तीसरा क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति का प्रतीक है दीपक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद है वो किसका प्रतीक है? एक तो दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, और बूंद किसका प्रतीक है ये आप सभी को बताना है। तो क्या करोगे साथियों इसके अंदर आप सभी राइट जवाब, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे, यानी कि जीवन की नश्वरता का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, क्या पूछा कि अगे का जन्म कब हुआ था ये आप सभी को बताना है। तो साथियों अगे का जन्म होता है 1911 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। कहां पर होता है साथियों? उत्तर प्रदेश के साथियों कुशीनगर के अंदर होता है, कुशीनगर के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं साथियों इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, आप सभी को पता जीवन परिचय आने वाला है। तो रचनाएं की बात करें तो वो हो जाएगी एक तो नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप आप सभी ध्यान में रखना, वो किसकी रचना है? अगे जी की रचना है। दूसरी हो जाएगी साथियों परंपरा, परंपरा यानी कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा। तीसरी की बात करें साथियों वो हो जाएगा त्रिशंकु, त्रिशंकु भी हो जाएगा। एक हो जाएगी साथियों भगनदूत, ये आप सभी ध्यान में रखना है।
आगे बात करते हैं देखो अगले क्वेश्चन की, और बात कर लेते हैं साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। 1911 के अंदर जन्म और 1987 के अंदर ये खत्म हो जाते हैं, तो ये आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है कि आगे का जन्म स्थान है, तो वो हो जाएगा साथियों कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पर है, यूपी के अंदर साथियों, देवरिया जिला के अंदर है। ठीक है, देवरिया जिला के अंदर, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की क्या कहता है कि आगे की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब करेंगे, यानी कि सदानीरा 2 भाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं 7वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, ये कहता है कि यह दीप अकेला कविता में समीदा शब्द का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यज्ञ की सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों 9वां क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है, ये आप सभी को बताना है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिमल आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अब देखो इनकी रचनाएं ये हो जाएगी, देखो ये आप सभी याद है वो कर सकते हैं। अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं साथियों, चलिए देखते हैं। अब देखो साथियों आप सभी को पता है अपना चौथा चैप्टर होने वाला केदारनाथ का, और आप सभी को पता है कवि केदारनाथ की अपने सिलेबस के अंदर 2 रचना दी गई हैं। पहली हो जाएगी साथियों बनारस कविता, और दूसरी हो जाएगी साथियों दिशा कविता। कौन सी हो जाएगी, दिशा कविता। नाम आप सभी ध्यान में रख लीजिए कविताओं का, क्योंकि आप सभी को पता है 5 नंबर की सहप्रसंग व्याख्या भी आने वाली है, इसलिए नाम और कवि का नाम आप सभी को पता है वो होना चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि बनारस कविता के रचयिता हैं, तो वो हो जाएगा साथियों कवि केदारनाथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगला दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है, देखो ये कहता है कि और खाली होता यह शहर, यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त है वो हुआ है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर बनारस की बात है वो की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1937 के अंदर होता है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखें, और कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के साथियों बलिया जिले के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होता है, बलिया जिले के साथियों चकिया गांव के अंदर होता है, चकिया गांव के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। 1937 के अंदर इनका जन्म होता है। बात कर लेते हैं इनकी रचना की, रचना कौन कौन सी है। रचना हो जाएगी साथियों, एक तो जमीन पक रही है। ठीक है, जमीन पक रही है, जमीन पक गई है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद साथियों एक हो जाएगी यहां से देखो, यहां से देखो। एक हो जाएगी साथियों इसकी अकाल और सारस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अकाल और सारस, ये ध्यान में रखना, अकाल और सारस हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों कब्रिस्तान में पंचायत, और साथियों अकाल और सारस रचना है ना, इसके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी दिया गया था, ये आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मृत्यु होती है साथियों 2018 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि केदारनाथ सिंह को किस विषय पर PhD की उपाधि है वो मिली थी, तो बताओ यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये आप सभी को बताना होगा। सॉरी साथियों इनका जन्म कहाँ पर होता है, 1937 के अंदर नहीं होता है, 1934 के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। ठीक है, तीसरे का क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी करेंगे। और इनको साथियों PhD की उपाधि मिलती है, वो मिलती है आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान के ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब आप सभी करेंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है, तो बिल्कुल साथियों पांचवे का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, यानी कि अकाल और सारस के ऊपर। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी, और ये रचनाएं आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। जहां से देखो जमीन पक रही है, अकाल और सारस, और अभी बिल्कुल अभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है कि कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो वो हो जाएगी साथियों कवि केदारनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगला क्वेश्चन की दिशा कविता का विषय है, तो वो हो जाएगा साथियों बाल मनोविज्ञान, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो साथियों अपना 5वां चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है रघुवीर साई। क्या नाम है, रघुवीर साई अपना चैप्टर होने वाला है, और इसके साथियों अपने सिलेबस के अंदर 2
कविता दी गई है। पहली हो जाएगी बसंत आया, कौन सी हो जाएगी, बसंत आया कविता हो जाएगी। और दूसरी हो जाएगी साथियों तोड़ो कविता, कौन सी हो जाएगी, तोड़ो कविता। ये नाम आप सभी ध्यान में रख लीजिए। अब देखो बात करते हैं, इनका जन्म स्थान पूछ रहा है, कवि रघुवीर शाही का जन्म है वो कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो ये होता है साथियों 1929 के अंदर। कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश। अधिकतर साथियों जो अपने सिलेबस के अंदर बताए गए ना, उन सभी का जन्म होता है यूपी के अंदर, घनकरी की, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। और कहाँ पर होता है साथियों, लखनऊ के अंदर। यूपी की राजधानी साथियों लखनऊ है, लखनऊ के अंदर इनका जन्म स्थान होता है। ये क्या काम करते थे, पत्रकार थे साथियों, पेशे से क्या थे, पत्रकार थे, ठीक है। ये आप सभी ध्यान में रखना। बात करें साथियों इनके रचनाएं कौन कौन सी थी, तो बात करें इनकी रचनाएं हो जाएगी साथियों, एक तो रचना की बात करें तो एक तो हो जाएगी हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों आत्महत्या के विरुद्ध, क्या हो जाएगी, आत्महत्या के विरुद्ध, ये आप सभी ध्यान में, आत्महत्या के विरुद्ध, ये आप सभी ध्यान में रखें। तीसरी हो जाएगी साथियों लोग भूल गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोग भूल गए हैं, ठीक है, लोग भूल गए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट रचना है इनकी होने वाली है, ठीक है। ये हो जाएगी साथियों, ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों सीढ़ियों के ऊपर धूप। अब देखो बात करते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है साथियों 1990 के अंदर। कब होती है, 1990 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। जन्म होता है 1929 के अंदर और मृत्यु 1990 के अंदर हो जाती है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। अब आप सभी को पता होगा इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था, वो दिया गया था साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आप सभी को मुझे कमेंट भी करके बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कवि रघुवीर शाही को किस रचना के ऊपर दिया गया था, ये आप सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट है वो आप सभी के देख रहा हूँ, बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे बहन दा कहती है पंक्ति में दा शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा चौथे का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो पांचवा क्या कहता है कि तोड़ो कविता का मूल भाव है, तो क्या बताएंगे पांचवे का राइट जवाब। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्बोधक परक आप सभी को करना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अपना चैप्टर है, देखिए आप सभी, ये है साथियों अपना छठा चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास। और आप सभी को पता है तुलसीदास की अपने सिलेबस के अंदर दो कविता दी गई है यानी कि रचना दी गई साथियों। पहली हो जाएगी भरत राम का प्रेम, भरत राम का प्रेम, नाम जरूर ध्यान में रख लीजिए साथियों, अभी भी आप सभी के समक्ष टाइम है वो बचा हुआ है। एक हो जाएगा साथियों पद, क्योंकि आप सभी को पता है इनसे आपको ना जब सैपसिंग व्याख्या करोगे तब आपको इनकी जरूरत है वो पड़ेगी, और वो 5 नंबर की आने वाली है, फ्री फंड के नंबर है, आप सभी इनके नाम वो जरूर ध्यान में रख लेंगे तो ठीक है। अगर नाम भूल जाओगे तो बिल्कुल साथियों समझो जीरो है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो बात करते हैं तुलसीदास का जन्म है वो कब होता है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1532 के अंदर इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है साथियों, ये होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंदर, बांदा जिले के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। और राजापुर गांव के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, राजापुर गांव है साथियों एक यूपी का, ये वहां पर इनका जन्म है वो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं देखो, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो देखो विनय पत्रिका, एक कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। एक हो जाएगी साथियों कर्षण गीतावली, कर्षण गीतावली हो जाएगी, ध्यान में रख लीजिए ये सभी। एक हो जाएगी साथियों विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद बात करें साथियों इनके गुरु कौन थे, तो गुरु साथियों गुरु थे साथियों इनका नरहरिदास, नरहरिदास इनका गुरु है वो हो जाएगा, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है कि कवि तुलसीदास का गुरु का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा साथियों नरहरिदास। आगे बात करते हैं देखो इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु होती है साथियों 1623 ईस्वी के अंदर, 1623 ईस्वी के अंदर साथियों काशी के अंदर होती है, ठीक है, काशी के अंदर होते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है काशी के अंदर और इनकी मृत्यु होती है काशी के अंदर तुलसीदास की। आगे बात करते हैं देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है साथियों रामचरितमानस को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और इसकी रचना है वो साथियों इन्होंने की थी 1574 के अंदर, ठीक है, 1574 के अंदर इन्होंने लिखना वो स्टार्ट कर दिया था रामचरितमानस की पुस्तक को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की देखो, क्या कहता है साथियों कि रामचरितमानस की रचना किन छंदों में की गई है,
एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बिल्कुल दोहा और चौपाई के अंदर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि तुलसीदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन सी भाषा वो प्रयुक्त हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, देखो कि भरत राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग का अंश है। तो वो हो जाएगा साथियों अयोध्या कांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे 5वें क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है, और सहप्रसंग व्याख्या के अंदर भी आप सभी को लिख सकते हैं कि अयोध्या कांड से ये पार्ट है वो लिया गया है, भरत राम का प्रेम, ताकि आपकी तैयारी मान लो सहप्रसंग व्याख्या को 4 चांद है वो लग जाएंगे अगर आप सभी ये लिखते हैं तब। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है साथियों की देखी न जाही बिकल महतारी, इस पंक्ति में महतारी शब्द का क्या अर्थ है वो लिया गया है, ये आप सभी बताओ मुझे, कमेंट करेंगे साथियों जल्दी जल्दी। तो बिल्कुल साथियों महतारी शब्द का अर्थ लिया गया है माता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि ए बरबाजी बिलोकी, इस पंक्ति में बाजी शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल साथियों 7वें का ऑप्शन नंबर डी आप सभी बता रहे हैं, तो बिल्कुल घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या करूंगे आप सभी, घोड़ा आप सभी को बताना होगा। तो चलिए साथियों देखते हैं अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये देखो साथियों अपना 7वां चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आप सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी के अपने सिलेबस के अंदर एक कविता दी गई है, कौन सी, बारहमासा। कौन सी दी गई है साथियों, बारहमासा अपने सिलेबस के अंदर रचना है वो दी गई है, ये आप सभी ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, क्या बताएंगे आप सभी। पहले का राइट जवाब आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप सभी बता रहे हैं, पद्मावत हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत हो जाएगा साथियों, और ये इनका साथियों सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी है पद्मावत। आगे की और बात करते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जायसी पद्मावत की भाषा कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अवधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। आगे बात करते हैं जायसी द्वारा रचित बारहमासा किस ग्रंथ से लिया गया है। ये भी लिया गया है साथियों पद्मावत से। किससे लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बारहमासा में किस नायिका के विरह का वर्णन है वो किया गया है। तो आप सभी को पता है नागमती का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि नागमती के विरह की तुलना है वो किससे की गई है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप सभी कमेंट करके बताएंगे। हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चकई और कोकिल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है साथियों, देखो ये कहता है कि असगन देवस घटा निशी बाडी, इस पंक्ति में अगहन का प्रचलित नाम है। तो क्या हो जाएगा साथियों, अगहन का प्रचलित नाम आप सभी को बताना है। तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्गशीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताना है। अब देखो बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के ऊपर। तो इनका जन्म कब होता है मलिक मोहम्मद जायसी का, ये आप सभी को मुझे बताना है। जन्म कब होता है साथियों, तो जन्म होता है साथियों 1542 के अंदर। कब होता है, 1542 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, ठीक है, रचनाएं की बात करें तो देखो अभी अभी यहाँ पर दे रखी थी ना, ये रही। एक तो हो जाएगी साथियों अखरावट इनकी रचना हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों पद्मावत हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों आखिरी कलाम। ये तीन ही रचनाएं साथियों इनकी। ठीक है, कितनी रचनाएं, तीन ही रचनाएं, एक तो हो जाएगी अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम। ये आप सभी इनको ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, साथियों मृत्यु कब होती है, मृत्यु कब होती है साथियों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, मृत्यु होती है साथियों 1542 के अंदर। कब होती है, 1542 के अंदर होती है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है यार। जन्म होता है 1492 के अंदर। कब होता है, 1492 के अंदर इनका जन्म है वो होता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। कब होता है, 1492 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है, और मृत्यु होती है साथियों 1542 के अंदर। ठीक है, जन्म होता है साथियों जायसी का, जायसी है तो मतलब जायस गांव के अंदर इनका जन्म होता है। यहाँ पर होता है जायस गांव के अंदर इनका जन्म है वो होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो अगला चैप्टर है अपना 8वां चैप्टर जो कि विद्यापति का है। ठीक है, और विद्यापति के साथियों अपने सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, पद दिए गए हैं, पद ये दिए गए हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है।
साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि आदिकाल और भक्तिकाल की संधि कवि किसे है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब कर देंगे, विद्यापति आपको बताना होगा। सुबह की वीडियो के अंदर साथियों हमने ये क्वेश्चन है वो लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र राजकवि एवं सलाहकार थे। क्या बताएंगे आप सभी दूसरे का राइट जवाब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिथिला नरेश राजा शिव सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। आगे बात करते हैं देखो अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यापति की कौन सी रचना में भक्ति और श्रृंगार की गुंज है वो दिखाई पड़ती है। क्या करेंगे आप सभी तीसरे का राइट जवाब। तो बिल्कुल पदावली आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि इतिहास में मैथिली कोकिल उपनाम से सुशोभित कवि हैं। तो कौन हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा साथियों कौन हो जाएगा, विद्यापति आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है देखो ये कहता है कि विद्यापति का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो विद्यापति का जन्म होता है साथियों मधुबनी बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। कहाँ पर होता है, मधुबनी बिहार के अंदर होता है। कब होता है ये आप सभी मुझे बताओ। वो होता है साथियों 1380 के अंदर। कब होता है, 1380 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। बात करें इनकी मृत्यु की तो मृत्यु होती है 1460 के अंदर, ठीक है 1460 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना, देखने को भी मिल सकता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो हो जाएगी साथियों कीर्ति लता हो जाएगी साथियों, एक तो रचना इनकी। दूसरी हो जाएगी साथियों कीर्ति पताका हो जाएगी, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों पदावली, ठीक है पदावली, ये आप सभी ध्यान में रखना इनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि ये कहता है कि विद्यापति के पदों में किसकी विरह वेदना वो व्यक्त हुई है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि नायिका राधा का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो विद्यापति करते नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर राइट जवाब आप सभी विनय पत्रिका आप सभी को बताना होगा, और ये रचना आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है। विनय पत्रिका किसकी है, किसकी है साथियों, तुलसीदास की हो जाएगी, तुलसीदास जी की हो जाएगी, ये आप सभी ध्यान में रखना, अभी अभी मैंने करवाई भी थी। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर के साथियों, देख लेते हैं उसको भी। तो साथियों अगला चैप्टर और अपना पद्य खंड का अंतिम चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है घनानंद का। और घनानंद के साथियों अपने सिलेबस के अंदर कविता लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, कविता लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घनानंद किस काल के कवि है वो माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर पहले का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है। क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। इसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि घनानंद किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे कवि घनानंद, ये आप सभी को बताना होगा। आगे बात करते हैं साथियों कवि घनानंद किससे प्रेम है वो करते थे। तो सुजान से करते थे, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है चौथा क्वेश्चन की घनानंद की काव्य भाषा है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी साथियों कवि घनानंद की। चौथे का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्रज आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें साथियों, क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि आनाकानी आरसी निहारियो केदयो कोको पंक्ति में आरसी शब्द का क्या अर्थ है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों पांचवे का ऑप्शन नंबर सी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि दर्पण, ठीक है। आरसी का मतलब दर्पण आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी रचना कवि घनानंद की नहीं है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्रिका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। अब बात करते हैं साथियों इनके जन्म कब होता है कवि घनानंद का, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो जन्म होता है साथियों 1673 के अंदर, 1673 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। और आप सभी को मैंने बताया कि अभी भी बादशाह मोहम्मद शाह के ये मीर मुंशी थे और प्रेम करते थे साथियों, सुजान नाम की लड़की से करते थे, देखो यहाँ पर दे रखा है। और बात करें साथियों प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है, प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि कौन है। तो कवि हो जाएगा साथियों कवि घनानंद, ये आप सभी ध्यान में रखना, ये देखने को आपको मिल सकता है। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, सुजान नाम की लड़की से प्रेम करते थे तो सुजान के नाम पर इन्होंने कई रचनाएं वो कर दी थी, जैसे कि सुजान
सुजान सागर, ठीक है। एक हो जाएगी साथियों कौन सी, सुजान हित, ये भी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगी साथियों कौन सी, वीर लीला हो जाएगी। एक हो जाएगी सुजान प्रबंधन, एक हो जाएगी साथियों वीर लीला, वीर लीला। ये आप सभी ध्यान में रखिए इसकी रचनाएं। और बात करते हैं इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1760 के अंदर इसकी मृत्यु है वो हो जाती है कवि घनानंद की, ठीक है। ये आप सभी ध्यान में रखना। जन्म होता है 1673 ईस्वी के अंदर और मृत्यु हो जाती है 1760 ईस्वी के अंदर। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने गद्य खंड का पहले चैप्टर की ओर, जो आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, देख सकते हैं आप सभी। और इसका साथियों अपने चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। क्या नाम है, प्रेम घन की छाया स्मृति अपने सिलेबस के अंदर इसका चैप्टर का नाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब वो देते रहिए आप सभी। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म है वो कब होता है, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि 1884 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर होता है साथियों, तो ये होता है साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर, बस्ती जिले के अंदर, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। अगोना गांव के अंदर होता है, अगोना गांव के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी देखने को मिल सकता है, बहुत बार आया हुआ है। रचनाएं हो जाएगी साथियों एक तो चिंतामणि, चिंतामणि हो जाएगा साथियों। एक हो जाएगा जो चिंतामणि है साथियों वो 4 खंडों में विभाजित है। एक हो जाएगी साथियों रस मीमांसा, रस मीमांसा, मीमांसा ये हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप सभी ध्यान में रखिए। एक हो जाएगा साथियों जायसी ग्रंथावली। तो इनके ये रचनाएं होने वाली है, ये आप सभी ध्यान में रखनी है। बात करें साथियों इसकी मृत्यु कब होती है, ठीक है, तो मृत्यु होती है साथियों 1941 के अंदर। ये ध्यान में रख लीजिए साथियों, यहाँ से आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट है वो करवा दूंगा मैं, देखते रहिए बस आप सभी तो वीडियो को। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्त्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे दूसरे का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है, ये आप सभी को मुझे बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्मरणात्मक निबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है, देखो ये कहता है कि शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुई है। तो बिल्कुल साथियों 4 खंड यानी कि चिंतामणि, ठीक है। तो चिंतामणि का मतलब 4 खंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे, अभी अभी बताया भी था। पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में प्रेमगन किस कवि का उपनाम है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है वो लिया गया है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल लक्ष्मीपुर आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी कर देंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आप सभी को पता है अगला चैप्टर अपना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और आप सभी को पता है इसके, आप सभी को पता है अपने सिलेबस के अंदर लघु निबंध है वो लिखे गए हैं। एक तो हो जाएगा साथियों बालक बच गया, एक हो जाएगा ढेले चुन लो, और एक हो जाएगा साथियों गड़ी का पुर्जा। तो ये आप सभी देख सकते हैं। और देखो इनकी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो क्या पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म है वो कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है, कहाँ पर होता है और कब होता है। कमेंट करके बताएंगे मुझे सभी साथी एक बार। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना होगा, यानी कि पुरानी बस्ती जयपुर के अंदर इनका जन्म है वो होता है। कब होता है साथियों, 1883 के अंदर। कब होता है, 1883 ईस्वी के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं इसकी रचनाएं की। तो उसने कहा था, एक तो हो जाएगी उसने कहा था, ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगा साथियों सुख में जीवन, सुख में जीवन, ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। एक हो जाएगा साथियों बुद्धि का कांटा, एक हो जाएगा प्रतिभा, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। एक मर्यादा भी हो जाएगा। ये आप सभी को 3-4 रचना है वो ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद बात करें साथियों आगे अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गुलेरी जी से संबंधित नहीं है, ये आप सभी को बताना है।
तो दूसरे का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, तो बिल्कुल समालोचक आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें साथियों तीसरा क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित है वो किया गया था। तो तीसरे का राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित गुलेरी जी आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि सुमेधिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध है वो दिए गए। तो 3 निबंध दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, ये क्या कहता है कि बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। तो वो हो जाएगा साथियों शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। ये आपको 1.5 नंबर के 2 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है लघुचात्मक में। अगले की बात करें, ढहले चुन लो निबंध में चोट की गई है, किसके ऊपर बात की गई है। तो वो की गई साथियों अंधविश्वासों के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है अपना, क्या कहता है कि बालक बच गया निबंध में प्रधानाध्यापक के बच्चे की उम्र है वो कितनी थी, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। इसके बाद बात करें बालक बच गया निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा था। तो वो मांगते हैं साथियों लड्डू। क्या मांगते हैं, लड्डू मांगते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और आप सभी को पता है साथियों ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले 5 अप्रैल के पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर। ये देखो साथियों अपना तीसरा अध्याय है जिसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। और इसके साथियों अपने सिलेबस के अंदर रचना होने वाली है क्या बोलते हैं संवंदिया कहानी। क्या होने वाली है, संवंदिया कहानी इसके सिलेबस से ली गई है, ये होने वाली है संवंदिया कहानी। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 के अंदर होता है। और 2024 के अंदर ये जीवन परिचय देखने को मिला भी था फणीश्वर नाथ रेणु का। तो 1921 के अंदर होता है साथियों। ये आप सभी ध्यान में रखना, कहाँ पर होता है, बिहार के अंदर होता है साथियों। कहाँ पर होता है, बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखना, पूर्णिया जिले के अंदर होता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों इसकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। तो रचना की बात करें तो वो हो जाएगी साथियों, एक तो रचना मेला आंचल, आंचल मेला आंचल। और ये साथियों कौन किस टाइप के उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। एक हो जाएगी साथियों ठुमरी, ठुमरी। एक हो जाएगी साथियों अगेनखोर, अगेनखोर हो जाएगा। ये आप सभी इसकी रचना है वो ध्यान में रख सकते हैं। रसप्रिया हो गई, एक हो जाएगी आदिम रात्रि की महक, ये आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस शैली के कहानीकार हैं, ये आप सभी को बताना है। तो अभी अभी बताया था आंचलिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग्य रेखा वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास रेणु का है, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेला आंचल। ठीक है, ये हो जाएगा साथियों प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा, प्रेमचंद का हो जाएगा। संवंदिया कहानी किस परिवेश की कहानी है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण परिवेश की कहानी होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों संवंदिया कहानी में संवंदिया का अर्थ है क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवाद ले जाने वाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि संवंदिया कहानी में संवंदिया का क्या नाम था। तो वो था साथियों हरगोविंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि उधार का सौदा, उधार का सौदा खाने में मीठा बहुत मीठा लगता है, यह कथन है वो किसने कहा था, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि मोदियाइन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों 90वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि चुप रहे मुँह जोसे निमोछिए, यह कथन किसने किससे कहा था, ये आपको बताना है। तो 90 का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोदियाइन ने हरगोविंद को कहा था ये शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी ध्यान में रखना। बात करते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला चैप्टर है अपना विषम सारणी वाला। ठीक है, और विषम सारणी के साथियों आपको पता है अपने सिलेबस के अंदर एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है गांधी नेहरू या शेष अराफात। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विषम सारणी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था,
ये आपको बताना है। तो बिल्कुल कहाँ पर होता है, रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर होता है। कहाँ कब होता है साथियों, 1915 के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान रखना। रावलपिंडी साथियों पाकिस्तान के अंदर है, देखने को भी मिल सकती है। हाँ, आगे बात करते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। तो रचनाएं आप सभी को बताना साथियों, एक तो हो जाएगी नई कहानियां हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद वो किसने किया था, एक हो जाएगी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आज के अतीत, ठीक है। और इसको साथियों एक पुरस्कार भी दिया गया था साथियों, पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हो जाएगा सलाका सम्मान। ये आप सभी ध्यान में रखें। मृत्यु की बात करें 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह बालोपयोगी कहानियों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलेल का खेल आपको बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। विषम सारणी को किस उपन्यासकार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तीसरा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमस आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी, नेहरू और यासेस अराफात संस्मरण विषम सारणी के किस ग्रंथ का अंश है। तो ये हो जाएगा साथियों आज के अतीत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे चौथे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं साथियों, देखो क्या कहता है कि गांधी, नेहरू और यासेस अराफात किस तरह की रचना है, बताओ आप सभी मुझे पांचवे का राइट जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी सी संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। देखो यहाँ पर आ भी रखा ना संस्मरण। इसके बाद बात करें साथियों विषम सारणी के बड़े भाई का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा बलराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे ये। आगे बात करते हैं, देखो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विषम सारणी के भाई बलराज किस पत्रिका के सह संपादक थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई तालीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, लेखक विषम सारणी का गांधी जी से प्रथम परिचय वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये होता है साथियों सेवाग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे आठवें क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, नवा क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। क्या कहता है कि गांधी जी के निजी सचिव कौन थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल महादेव देसाई आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि लेखक विषम सारणी का नेहरू जी से प्रथम परिचय वो कहां पर हुआ था, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि कश्मीर के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विषम सारणी का यासेस अराफात से परिचय वो कहां पर हुआ था, ये आप मुझे बताओ। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्यूनिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर अपना पांचवा जिसका नाम है असगद वजाहत द्वारा लिखित। साथियों अपने सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, लघु कथाएं दी गई हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि शेर कहानी में शेर है वो किसका प्रतीक है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा यानी कि व्यवस्था का प्रतीक है शेर। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसी प्रजा है वो पसंद है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दूसरे का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगी यानी कि क्रांति करने वाली। क्रांति करने वाली थोड़ी ना होगी, बहरी, गूंगी और अंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन साथियों 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है, ये भी आप सभी को पता है वो होना चाहिए। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि चार हाथ कहानी उजागर करती है। तो किसको उजागर करती है चार हाथ कहानी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि मजदूरों का शोषण है वो होता है चार हाथ कहानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि साझा कहानी के अनुसार पूंजीपतियों की नजर है, ये आप बताओ किसके ऊपर नजर है साथियों पूंजीपतियों की। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किसानों की जमीन के ऊपर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साझा कहानी में हाथी किसका प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल पूंजीपति वर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहता है कि चार हाथ कहानी में मील मालिक ने अपने फायदे के लिए अंतिम उपाय है वो क्या किया था, ये आप बताओ। तो बिल्कुल साथियों मजदूरी आदि कर दी थी मजदूर लोगों की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे।
चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। तो साथियों अगला चैप्टर अपना निर्मल मधवा का आप सभी देख सकते हैं। और देखो इसकी आप सभी को पता अपने सिलेबस के अंदर क्या दिए गए हैं, जहां कोई वापसी नहीं चैप्टर है वो दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि इनका जन्म है वो कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है मुझे कमेंट करके, कब होता है इनका जन्म। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर 1929 के अंदर इनका जन्म है वो होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है साथियों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर, ये भी आप सभी को पता है वो होना चाहिए। कब होता है, 1929 के अंदर होता है। बात कर लेते हैं साथियों इनकी रचनाएं की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो हो जाएगी वे दिन, पिछली गर्मियों में, ठीक है, ये हो जाएंगे साथियों। एक हो जाएगी जलती झाड़ी, एक हो जाएगी परिंदे, ये ध्यान में रखना आप सभी, ठीक है। इनको ये साथियों एक पुरस्कार भी दिया गया था कव्वे और काला पानी के ऊपर, जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इसको दिया गया था कवि लेखक निर्मल वर्मा को, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो निर्मल वर्मा का द्वारा रचित है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्मला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब से मुझे बताएंगे। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निर्मल वर्मा के कौन से उपन्यास पर सीरियल तैयार है वो किया गया है, ये आप बताओ। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक चिथड़ा सुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों निम्न में से कौन सी रचना लेखक निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है, ये आप बताओ। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कव्वे और काला पानी के ऊपर, अभी अभी बताया था ना। आगे बात करते हैं साथियों जहां कोई वापसी नहीं किस तरह की रचना है। तो बिल्कुल यात्रा वृत्तांत है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों जहां कोई वापसी नहीं पाठ की किस रचना से लिया गया है, तो वो हो जाएगा साथियों धुंध से उड़ती धुंध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। जहां कोई वापसी नहीं अध्याय में लेखक ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन है वो किया है, ये आप सभी बताओ। सातवें का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बिल्कुल साथियों नवागांव का वर्णन है वो किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत की मूल संवेदना है, क्या साथियों मूल संवेदना। तो बिल्कुल साथियों विस्थापन की समस्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब बता देंगे। सिंगरौली का नाम है वो किससे निकला है, ये आप सभी बताओ। तो बिल्कुल साथियों सरंगावली पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों क्या कहता है 10वां क्वेश्चन की लेखक को किस संस्था ने सिंगरौली है वो भेजा था, तो ये आपको बताना है 10वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा यानी कि लोकायत संस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो ये देखिए साथियों आप सभी को पता है 7वां चैप्टर अपना ममता कालिया का, और ममता कालिया का साथियों अपना चैप्टर होने वाला क्या है दूसरा देवदास, दूसरा देवदास। तो पूछ रहा है कि इनका जन्म कब होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ममता कालिया का जन्म है वो कहाँ पर होता है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। बात करें इनका जन्म होता है साथियों 1940 ईस्वी के अंदर, कब होता है 1940 ईस्वी के अंदर होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात करते हैं इसकी रचना की, तो एक पत्नी के नोट्स हो जाएगा, प्रेम कहानी, लड़कियां हो जाएगा और दौड़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा साथियों बेघर, ठीक है। क्या हो जाएगा बेघर भी इसकी रचना होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि ममता कालिया के कहानी संग्रह का क्या नाम है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब हो जाएगा यानी कि संपूर्ण कहानियां 2 खंड। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है इसको। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार है तो ममता कालिया हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था, पादो था। इसके बाद बात करते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र वो माना है, ये आप सभी मुझे बताओ। तो बिल्कुल साथियों हरिद्वार आप सभी को करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें गंगा पुत्र वो किसे कहा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोताखोरों को कहा गया है, ठीक है। गंगा पुत्र एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है।
इसके बाद बात करें साथियों 8वां क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या कहता है कि दूसरा देवदास कहानी के नायक कौन है। तो बिल्कुल साथियों संभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर शाम की भोजन को कहा जाता है ब्यालू। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है देखो कि मन्नू घर नहीं चलना, क्या यह कथन है वो किसका है, ये आप सभी बताओ। तो बिल्कुल ये कथन है साथियों पादों का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। तो चलिए साथियों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अपना अंतिम चैप्टर होने वाला है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और इसमें से साथियों जीवन परीक्षा भी आपको सामने देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो कब होता है, ये आप सभी को बताना है। तो 1907 के अंदर होता है साथियों, कब होता है 1907 के अंदर होता है। और साथियों कहाँ पर होता है ये भी आप सभी को बताना है, कहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं मिला है, किसके ऊपर नहीं मिला है। तो बिल्कुल साथियों आलोक पर्वे के ऊपर नहीं मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है, ये बताओ। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर पद्म भूषण आपको करताना होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि कुटज निबंध में कुटज का क्या अर्थ है, ये आप सभी मुझे बताओ साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जंगली पौधा। आगे बात करते हैं साथियों क्या कहते हैं कि कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ है। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आपको बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 11 खंडों में विभाजित है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली। इसके बाद बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी जी का निबंध में संकलित है वो नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर अनामदास का पोथा है वो आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कुटज निबंध में प्रयुक्त स्तबक का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि फूलों का गुच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों कुटज निबंध में द्विवेदी जी ने गाड़े का साथी है वो किसे कहा है, ये आपको बताना है। हाँ तो बिल्कुल साथियों कुटज को कहा है, ठीक है, कुटज को कहा, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपने चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं, और हमने कल की वीडियो की तरह हमने जो अपनी दूसरी बुक होने वाली है अंतराल बुक वो भी पूरी कर ली थी। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे हमने आज की वीडियो के अंदर अंतराल के देख लिए, कल की वीडियो के अंदर हमने अंतराल के देखे थे। तो आशा करता हूँ साथियों आप सभी को ये वीडियो है वो पसंद आए होंगे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर किया करें। आप सभी क्या करें सब्सक्राइब है वो आप सभी जरूर कर लिया करें, और वीडियो को साथियों क्या कर देना आप सभी को लाइक है वो कर देना है, क्या कर देना है आप सभी को लाइक कर देना है साथियों वीडियो को। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।